हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी एडवोकेट प्रभास रंजन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये होता क्या है? एफआईआर एक ऐसा स्टेज है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मोशन में लाता है। अब इसका डेफिनीशन क्या है? एज सच कोई डेफिनीशन दिया नहीं गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर में, लेकिन कॉमनली इसका डेफिनीशन हम लोग ऐसे जान सकते हैं कि ये होता क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट होता है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है, मतलब ये रिटन में होना चाहिए और प्रिपेयर्ड बाय पुलिस। ये पुलिस के द्वारा प्रिपेयर्ड होगा। ये कब प्रिपेयर किया जाता है? जब पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होता है। व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन, किसका इंफॉर्मेशन? कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस का। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन होने का कोई इंफॉर्मेशन पुलिस को दिया जाता है तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट वो लिखते हैं, प्रिपेयर करते हैं। It is a report of information that reaches the police first in point of time. ये फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम में पुलिस को पहुंचता है, इसीलिए इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं। एंड दे दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज जनरली इन कंप्लेंट लॉज्ड। ये जनरली क्या होता है? एक कंप्लेन होता है। ये कंप्लेन किसको दिया जाता है? पुलिस को। किसके द्वारा दिया जाता है? विक्टिम के द्वारा। किस केस में? किस ऑफेंस में? कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और ये किसी और के द्वारा भी दिया जा सकता है, मतलब विक्टिम के द्वारा दिया जा सकता है या किसी बाय समवन ऑन हर हिज बिहाफ, मतलब विक्टिम के बिहाफ पे कोई भी ये दूसरा पर्सन भी इसको दे सकता है। तो ऐसे में हम लोग जान लिए कि एफआईआर का डेफिनेशन क्या होगा। तो हम लोग कॉमनली इसको कह सकते हैं, ऐसे तो कोई डेफिनेशन दिया नहीं गया है, लेकिन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एफआईआर जो होता है, एफआईआर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन report is a written document prepared by the police when they receive information about the commission of cognizable offense. It is a report of information that reaches the police first in point of time, and that is why it is called the first information report. It is generally a complaint lodged with the police by the victim of a cognizable offense or by someone on his her बिहाफ। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी ये डेफिनेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब लीगल प्रोविज़न क्या है वो जान लेते हैं एफआईआर का। एफआईआर वैसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसको सेक्शन 173 में इसके बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है कि ये क्या होता है, किसको दिया जाता है, कौन दे सकता है, कैसे दिया जाएगा, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि एवरी इंफॉर्मेशन मतलब हर प्रकार की जानकारी। ऐसा अभी कुछ दिया नहीं गया है कि किस टाइप की जानकारी। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब यहाँ पे क्या गया है, कहा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिगार्डिंग होगा, रिलेटेड होगा, वो इन्फॉर्मेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि एवरी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होगा किससे रिलेटेड होगा? कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा और वो किसी भी एरिया में वो ऑफेंस कमिट किया गया होगा, irrespective of the area where the offense is committed, may be given। अब कैसे दिया जाएगा? तो may be given orally दिया जा सकता है और by इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या orally दिया जा सकता है
टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। किसको दिया जाएगा? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर होगा इंचार्ज, उसको दिया जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ये सेक्शन 173 में बताया गया है कि कौन सा इंफॉर्मेशन एफआईआर होगा। तो यही है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस irrespective of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station। तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और वो किसी एरिया में भी हो सकता है, और ये ओरली भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी दिया जा सकता है। ओरली मतलब बोल के दिया जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मतलब फ़ोन से भी कह सकते हैं, मेल से भी दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है ये पहले नहीं था, एज ए रिटन में नहीं था, लेकिन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसको रिटन ई कम्युनिकेशन के द्वारा एफआईआर को यहाँ पे मेंशन किया गया है। किसको दिया जाता है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दिया जाता है। अब जो वो दिया हुआ था कि ऑफेंस रिलेटेड टू कॉग्निबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है वो हम लोग जान जाएंगे। सेक्शन 2C ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया है। ये क्या कहता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ऑफेंस फॉर विच, जो ऑफेंस है फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर। इसमें क्या होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में या कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है? इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल जो है उसके अकॉर्डेंस में, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, और कोई अदर लॉ होगा उस, और वो टाइम इन फोर्स होगा उस, वो लॉ इन फोर्स में होगा, तो उसमें क्या करती है पुलिस? पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो जिस ऑफेंस में या जिस केस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। सेक्शन 2L क्या कहता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस जान लिए तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी यहाँ पढ़ लेते हैं। इट्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? सेक्शन 2L में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें क्या होगा कि पुलिस ऑथोरिटी के पास, पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें बिना वारंट के अरेस्ट नहीं करेगा, वारंट होना ज़रूरी है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। तो कॉग्निजेबल हो गया 2C में और नॉन कॉग्निजेबल हो गया 2L में। अब जो हम लोग यहाँ पढ़े हैं सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया जो है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक कंसेप्ट आया है, वो है जीरो एफआईआर का। तो जीरो एफआईआर इसीलिए दिया गया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया इन विच ऑफेंस इज कमिटेड। मतलब कोई भी ऑफेंस अगर किसी भी एरिया में कमिट हुआ है, कोई भी क्राइम कहीं भी कमिट किया गया है तो उसका एफआईआर हम कहीं भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी एरिया में हम एफआईआर करें। तो इस कंसेप्ट को हम लोग जीरो एफआईआर करते हैं। तो ये क्या कहता है कि जीरो एफआईआर क्या होगा कि इफ़ इट कैन बी फाइल्ड एट एनी पुलिस स्टेशन, किसी भी पुलिस स्टेशन में ये फाइल किया जा सकता है, रिगार्डलेस ऑफ द जुडिक्शन। जुडिक्शन का कोई ज़रूरी नहीं है कि उस वहीं पे ऑफेंस हुआ होना चाहिए। ये प्रोविज़न किस लिए इम्पोर्टेंस है? क्योंकि इट अलाउज, दिस प्रोविज़न अलाउज विक्टिम टू रिपोर्ट क्राइम विदाउट बीइंग टर्न अवे ड्यू टू जुरिस्डिक्शनल इशू। इसका मतलब हुआ पहले क्या होता था, अगर कोई भी विक्टिम ऑफ किसी भी ऑफेंस का विक्टिम अगर दूसरे जुरिडिक्शन में अगर क्राइम हुआ है
तो पुलिस कहती थी कि आप उस जॉरिडिक्शन में जाके एफआईआर लिखाइए, यहाँ नहीं होगा, मतलब उसको भेज दिया जाता, वापस भेज दिया जाता था। अब क्या होगा, अगर आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, अगर दूसरे जगह पे क्राइम हुआ तो आप वहाँ पर भी ना एफआईआर करा के अपने किसी दूसरे जगह जहाँ पे आपको सूटेबल लगे वहाँ पे एफआईआर कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि सुविधा हो गई विक्टिम्स को कि वो अपने हिसाब से किसी भी जुडिक्शन में वो एफआईआर फाइल कर सकती है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इमीडिएट रजिस्ट्रेशन होगा। ए जीरो एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड इमीडिएटली बाय द पुलिस, इंश्योरिंग दैट विक्टिम्स डू नॉट फेस डिलेज इन रिपोर्टिंग सीरियस ऑफेंसेस। अब इसमें क्या होगा, जीरो एफआईआर में अब वो जुडिक्शन का लफड़ा ही नहीं रहा, तो इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी एफआईआर फाइल किया जाएगा। अब उसको जो विक्टिम थे उनको पहले डिले का सामना करना पड़ता था, देरी का, कि वो जुरिडिक्शन में जाके हम एफआईआर कराएंगे, वैसा अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात क्या हो गई कि जुरिडिक्शन फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। वही जुरिडिक्शन फ्लेक्सिबल हो गया, मतलब आप कहीं भी अब ये एफआईआर फाइल कर सकते हैं। और उस एफआईआर को बाद में क्या होगा कि जीरो एफआईआर इज फाइल्ड विल लेटर ट्रांसफर टू द केस टू द अप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन। बाद में पुलिस स्टेशन से क्या होगा, वो जीरो एफआईआर जिस जुरिडिक्शन में वो ऑफेंस हुआ था होगा उसमें वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस कारण से जुरिडिक्शन फ्लेक्सिबल हो गई। तीसरा क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। जीरो एफआईआर एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहाँ सीरियस होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या बोला गया था कि जहाँ पर बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो ऐसा जो जहाँ पे सीरियस क्राइम होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, उसी केस में जीरो एफआईआर किया जाएगा। ये विक्टिम को प्रोटेक्शन एक प्रकार का देता है कि आप अपने हिसाब से बिना किसी हर्डल के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप क्या कर सकते हैं, एफआईआर फाइल कर सकते हैं। अब इसका लीगल वैलिडिटी क्या होगा, तो ये क्या होगा कि जीरो एफआईआर एक होल्ड्स लीगल वैलिडिटी एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर एफआईआर वंस इट इज ट्रांसफर टू द एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन। तो जीरो एफआईआर अगर मान लीजिए कहीं पे रजिस्टर हो रहा है और ये जब कन्वर्ट होगा रेगुलर एफआईआर में, जहाँ पर इसका जुरिडिक्शन होगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन, तो ये लीगल वैलिडिटी इसको मिल जाएगी, तब ये रेगुलर एफआईआर हो जाएगा। जीरो एफआईआर से रेगुलर एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा जुरिडिक्शन में, अपना जुरिडिक्शन में पहुँचते ही। तो जीरो एफआईआर का क्या इम्पोर्टेंस हुआ, जीरो एफआईआर का इम्पोर्टेंस हो गया कि ये जस्टिस जो है उसको, एक्सेस टू जस्टिस को इन्हेंस करता है। इससे क्या होगा कि विक्टिम जो होगा वो आसानी से जस्टिस को पा लेगा। पहले क्या होता था, जुरिडिक्शन के चक्कर में वो बहुत लोग जस्टिस नहीं पा पाते थे, लेकिन जीरो एफआईआर के कारण जस्टिस लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो किसी भी जुरिडिक्शन में एफआईआर फाइल कर सकता है। अब क्या होगा कि अर्जेंट सिचुएशन में भी ये डिले नहीं होगा। इट रिफ्लेक्ट्स अ कमिटमेंट टू विक्टिम्स राइट एंड एफिशिएंट लॉ इन्फोर्समेंट प्रैक्टिसेस। तो ये क्या करता है, विक्टिम राइट को स्ट्रॉन्ग करता है और दूसरा लॉ के इन्फोर्समेंट को भी एफिशिएंट बनाता है। ये जीरो एफआईआर का इम्पोर्टेंस हो गया आपका। अब क्या होता है कि क्या स्टेप होगा, हम दो तरीका से इन्फॉर्मेशन दे सकते थे 173 में, तो उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है जो स्टेप के बारे में बताता है। इसमें क्या कहता है कि अगर एंड इफ़ गिवन, अगर ये ओरली दिया गया तो क्या प्रोसेस होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से दिया गया तो क्या होगा। तो ओरली में बोलता है कि ओरली एंड इफ गिवन ओरली, अगर ओरली दिया गया है तो इट शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग। शैल बी मतलब मैंडेटरी है, अगर ओरली दिया गया है तो उसको मैंडेटरी वे में उसको राइटिंग में लिखा जाएगा बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन। इट
एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और उसको इन्फॉर्मेंट जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके सामने उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। मतलब अगर ओरली दिया गया है तो उसको राइटिंग में लिख दी कर दिया जाएगा, और उसको उसके द्वारा या उसके डायरेक्शन के हिसाब से पुलिस लिखेगी और उसको रीड ओवर किया जाएगा, मतलब उसको पढ़ा जाएगा इन्फॉर्मेंट के सामने। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by person giving it। अब जो वो रिटन हो जाएगा, ओरल में दिया गया था तो राइटिंग में हो जाने के बाद क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके द्वारा उसको साइन करना पड़ेगा। शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, मतलब ये मैंडेटरी है। अब एफआईआर कोई लिखाने गया, इन्फॉर्मेशन दिया और वो बोल के दिया, ओरली दिया, तो उसको अगर राइटिंग में कर दिया गया तो कुछ प्रूफ होना चाहिए कि ये कौन दिया है, किसने लिखवाया है। तो इसलिए उनको साइन करना ज़रूरी है, क्योंकि उसको पढ़ के भी सुना दिया गया है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है मैं वही लिखा हूँ, फिर वो साइन कर देता है, देना ज़रूरी है उस पर। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से दिया जाएगा तो क्या स्टेप होगा। तो इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days by person giving it and the officer in such form as the state government may by rules prescribed in this behalf। अब इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर कोई एफआईआर लिखवा रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और उस रिकॉर्ड को 3 दिन के अंदर में साइंड विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर में उसको साइन कर दिया जाएगा। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी इंटर्ड इन ए बुक, और वो जो रिकॉर्ड हो गया उसका जो सब्सटेंस होगा उसको एक बुक जो होता है पुलिस के पास, पुलिस का जो बुक हो जिसमें एफआईआर लिखा जाता है उसमें उसको उसके सब्सटेंस को लिखा जाएगा बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब इन द। तो जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब की हुई है रूल में, और जिस ऑफिसर को ये पावर दिया गया है उसके द्वारा वो उस सब्सटेंस को जैसे रखने के लिए बोला गया है रूल्स में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वैसे वो ऑफिसर रखेगा। लेकिन आगे प्रोवाइजो भी दिया गया है। प्रोवाइजो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इफ़ इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ए वुमन, अगर वो इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस का वो वुमेन के द्वारा दिया गया है, अगेंस्ट होम ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, सेक्शन 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124, मतलब 64 टू 79, 64 टू 79, ये बेसिकली ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन है। इसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस का वुमेन के द्वारा, जिस वुमेन के अगेंस्ट में 64 टू 79 एंड 124 में अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है और उसका इन्फॉर्मेशन उस वुमेन के द्वारा दिया गया है, तो इज एलिज टू हैव बीन कमिटेड और कमिटेड किया हुआ है उनके अगेंस्ट में या अटेम्प्ट किया गया है ये ऑफेंस उनके अगेंस्ट में, मतलब वुमेन के अगेंस्ट में, देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। तो वो जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाएगा वो एक वुमेन महिला पुलिस के ऑफिसर या कोई भी अदर वुमेन ऑफिसर होगी उसके द्वारा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें फर्दर प्रोवाइडेड भी दिया गया है। उसमें क्या कहता है कि इन द इवेंट दैट पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर 64 टू 79 और 124 ऑफ द भारतीय नागरिक न्याय संहिता
is alleged to have been committed or attempted is temporarily or permanently mentally और फिजिकली डिजेबल्ड। इसमें क्या गया कि जो पर्सन के अगेंस्ट में ये सेक्शन 64 to 79 प्लस 124 और भारतीय न्याय संहिता में जो ऑफेंस कमिट किया गया या अटेम्प्ट किया गया है, और वो जो पर्सन है टेम्पोरली या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिजेबल्ड, तो क्या होगा, मेंटली एंड फिजिकली डिजेबल्ड वाला केस है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होता है कि देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी, तो वो रिकॉर्ड जो ऑफेंस इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होगा पुलिस ऑफिसर उसके रेसिडेंस पे होगा जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, एट द रेसिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस, जो ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है उनके रेसिडेंस पे होगा, एट द कन्वीनियंट प्लेस, या कोई भी कन्वीनियंट प्लेस जहाँ पे वो जा सकता है उस पर्सन के चॉइस का होगा वो कन्वीनियंट प्लेस। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर एज द केस में भी, और वहाँ पे इंटरप्रेटर और या स्पेशल एजुकेटर का प्रेजेंस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो मेंटली या फिजिकली डिजेबल्ड है। तो इंटरप्रेट कौन करेगा, पुलिस अगर नहीं समझ पाएगी मेंटली डिजेबल्ड पर्सन का, तो इसीलिए इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं जो मेंटली डिजेबल्ड फिजिकली डिजेबल्ड की बातों को समझ सकते हैं उनका प्रेजेंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या कहता है, द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, और जो रिकॉर्डिंग किया जाएगा जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाएगा उसको वीडियोग्राफ भी किया जाएगा उस समय। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ 183 एज सून एज पॉसिबल, और इसके बाद क्या होगा कि मजिस्ट्रेट भी उसको रिकॉर्ड करेगी, किस में, सेक्शन 183 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए में मजिस्ट्रेट भी उसको रिकॉर्ड करेगी एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द हो सके। तो यहाँ पर सब शैल प्रोविज़न है, मतलब ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, इसमें आप कोई भी कोताही नहीं कर सकते। अब क्या होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई है, अब वो सारी रिकॉर्डिंग को क्या किया जाएगा, उसके कॉपी जो होंगे, तो कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड, और जो भी रिकॉर्ड हुआ है इंफॉर्मेशन उसकी कॉपी, उस जो भी रिकॉर्ड हुआ है अंडर सब सेक्शन 1, जो सब सेक्शन 1 में जितने भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुआ है, शैल बी गिवन फॉर विद फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम। तो वो शैल बी गिवन फॉर बाद मतलब मैंडेटरी, जितना भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किसको देना पड़ेगा, उसकी कॉपी को इन्फॉर्मेंट, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिया है या जो विक्टिम है उस ऑफेंस का, उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना है जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुआ है उसकी कॉपी को। अब उसके बाद क्या होता है, पहले तो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गया, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गया, सब सेक्शन 1 में रिकॉर्डिंग हो गया, 2 में क्या हो गया कि उसका कॉपी दे दिया गया विक्टिम को या इन्फॉर्मेंट को। उसके बाद क्या होगा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का स्टेज आता है। सेक्शन 173 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेंट इन 175 को बिना प्रेजुडिस किए हुए ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो मिला है रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ एनी cognizable offense which is made punishable for 3 years to 7 years, मतलब 3 से 7 साल के बीच का कोई भी ऑफेंस होगा उसका अगर इंफॉर्मेशन मिला है वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, मे विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द
डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब डीएसपी से नीचे का रैंक का नहीं होगा। तो पुलिस जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो डीएसपी के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर का हो सकता है। तो डीएसपी या उससे ऊपर के पुलिस ऑफिसर से परमिशन लेके क्या करेगी, कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, और जो ऑफेंस है उसका नेचर कैसा है, उसका ग्रेविटी कैसा है, किस काइंड का वो ऑफेंस है, उसके जांच परखने के बाद, देखने के बाद प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू असर्टेन वेदर देयर एग्जिस्ट प्राइमा फेसाई केस फॉर प्रोसीडिंग इन द मैटर विद इन पीरियड ऑफ 14 days। तो क्या होगा, प्रोसीड करेगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए और देखेगा कि क्या प्राइमा फेसाई कोई केस बन रहा है जिसके लिए हम 14 दिनों के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। या दूसरा क्या है, प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट ए प्राइमा फेसाई केस, अगर वो प्राइमा फेसाई केस बनता है तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड कर देगा। अब आता है सबसे मुख्य सबसेक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं में होती है। बहुत लोगों को लगता है कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, हमारे एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया जा रहा है, नहीं रजिस्टर कर रहा है, वापस भेज दिया जा रहा है। तो उस केस में क्या करें, ये बहुत ही अच्छा सबसेक्शन है और बहुत इम्पोर्टेंट सबसेक्शन है, और ये जनरल यूज़ में भी बहुत आता है, क्योंकि अधिकतर बार क्या होता है, पुलिस रिफ्यूज़ कर देते हैं एफआईआर फाइल करने से। तो सब सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन सब 173 सब सेक्शन 4 क्या कहता है, इसमें दिया गया है कि एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो एग्रीव्ड हो गया रिफ्यूजल के कारण, कोई पर्सन गया एफआईआर लिखाने और उसके एफआईआर को पुलिस रिफ्यूज़ कर देती है, तो उससे क्या होता है, वो पर्सन एग्रीव हो जाता है। तो वो क्या करेगा, द इन्फॉर्मेशन referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post। तो वो क्या करेगा, वो पर्सन एग्रीव हो गया, तो वो क्या कर सकता है कि वो उस एफआईआर का सब्सटेंस, उसमें क्या मैटर है, क्या फैक्ट है, वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, लिखेगा और उसको बाय पोस्ट क्या करेगा, भेजेगा। किसको भेजेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजेगा, एसपी को भेजेगा। किस लिए, जिस जुरिडिक्शन का वो एसपी होगा, कंसर्न हु इज सेटिस्फाइड विद दैट सच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब क्या होगा, एसपी जो होंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होंगे, वो क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे और उसमें वो पाएंगे, सेटिस्फाई होंगे उस इन्फॉर्मेशन से कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करता है। मतलब ये फैक्ट ऐसा है कि ऐसा देखने में लग रहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, शैल ईदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, तो एसपी खुद भी हिमसेल्फ उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, या डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो एसपी से जो सबऑर्डिनेट होंगे, उनके नीचे के पदाधिकारी जो पुलिस के होते हैं, उनको वो डायरेक्शन देंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेट करो। मतलब वो खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, या सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो होंगे उनको बोल देंगे कि तुम जाओ, तुम इसका इन्वेस्टिगेशन करो, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। और जैसा इस संहिता में दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन का स्टेप्स दिया गया है, उस हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। फेलिंग सच एग्रीव्ड पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। इसमें क्या हुआ, तो वो जो पुलिस ऑफिसर जिसको ये पावर दे दिया गया कि तुम इन्वेस्टिगेट करो, उसके पास सेम पावर हो जाएगा जिसके पास जो
एफआईआर कराने के लिए जो गया हुआ था इन्फॉर्मेशन देने के लिए और वो रिफ्यूज कर गया था, तो उस पुलिस ऑफिसर का जो पावर होगा वो इसमें वेस्ट हो जाएगा, इनके पास चला जाएगा। जो पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट होता है एसपी के, जिनको ये बोला गया है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, उनके पास वो सारा पावर चला जाएगा। अगर इसमें भी वो फेल होता है, इसमें भी वो फेल हो गए, क्या लिखा हुआ है, शैल हैव ऑल द पावर ऑफ द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस फेलिंग विच, और उसमें ये फेल हो गए, मतलब एसपी भी नहीं उस पर कोई कार्रवाई कर रही है, रिफ्यूज़ कर दे रहा है, तो लास्टली हमारे पास मतलब पर्सन के पास जो इन्फॉर्मेंट है उनके पास लास्ट ऑप्शन है मजिस्ट्रेट के पास जाने का। मजिस्ट्रेट के पास आप जा सकते हैं एप्लीकेशन को देने, और वहाँ से मजिस्ट्रेट आगे की कार्रवाई करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि अगर कोई भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो हम कहाँ जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाइएगा, एफआईआर रिफ्यूज होगा तो एसपी के पास जाएंगे, एसपी भी रिफ्यूज कर दे रहा है या फेल हो जा रहा है उसको आगे कार्रवाई करने में, तो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। लेकिन इसका ये नहीं मतलब हुआ कि हम किसी के खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज करवाएं। अगर आपको इसके रेमेडीज़ के बारे में जानना है कि आपके पे गलत एफआईआर हो गया तो क्या कीजिएगा, अगर कोई ये गलत एफआईआर करता है अपने पावर का इस्तेमाल करके पुलिस को कुछ देकर एफआईआर करवाता है, तो वो किन केसेस में फंस सकते हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें। अब हम लोग जानेंगे कि एफआईआर का इम्पोर्टेंस क्या है, एफआईआर होने से क्या क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है। तो पहली बात जो है, ये इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस के स्टार्ट होने के लिए ये एफआईआर बहुत ज़रूरी होता है। एन एफआईआर मार्क्स द फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ अ क्राइम। अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ऐसे तो देख के कर लेंगे, लेकिन उसका फॉर्मल रिकॉग्निशन होने के लिए एफआईआर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है पुलिस के द्वारा, तो ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज हो जाता है एफआईआर होने के बाद। प्रॉम्प्टिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जिसके कारण पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कार्य आगे बढ़ता है, ये प्रॉम्प्ट करता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन को, एज मैंडेटेड बाय सेक्शंस 173 में। 173 और बीएनएसएस इसको मैंडेट करता है, किस लिए, पुलिस को प्रॉम्प्ट करता है कि आप अब इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, इस क्राइम को, इस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कीजिए। दूसरी क्या इम्पोर्टेंस है, एविडेंस कलेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये एफआईआर होने के बाद एविडेंस कलेक्शन इट सर्व्स एज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है एविडेंस का, कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिला है जो पहला एक डॉक्यूमेंट के रूप में एक एविडेंस हो गया, जो क्या करता है, इंसिडेंट जो हुआ है उसके बारे में डिटेल बताता है, which vital for subsequent legal proceeding and is often considered credible evidence in a court। कभी कभी ये बहुत क्रेडिबल एविडेंस के रूप में भी माना जाता है। वैसे तो ये सब्सटैंटिव नहीं होता है एविडेंस, लेकिन कभी कभी इसको क्रेडिबल एविडेंस मानते हैं किसी किसी सिचुएशन में। तीसरा जो तीसरा जो इम्पोर्टेंस है इसका, ये विक्टिम को एम्पावर करता है, मतलब जो पीड़ित होते हैं उन लोगों को एम्पावर करता है कि एफआईआर करने के बाद क्या किस कैसे एम्पावर हो जाएगा, एफआईआर करने के बाद एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिससे उसको जस्टिस पाने के लिए एक एम्पावरमेंट मिलती है, कि वो फॉर्मल मैकेनिज्म से वो जस्टिस ले सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं। चौथा इम्पोर्टेंस है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में इसका क्या मतलब हो गया, कि पुलिस है ना अब क्या करेगी, उस जो क्राइम हुआ है उसको एक्नॉलेज करेगी, क्योंकि वो रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा जा चुका है, तो अब लिखा जा चुका है तो ट्रांसपेरेंसी है, सब लोग उसको देख सकते हैं, पब्लिक अकाउंट हो जाता है वो।
और इसके कारण क्या होती है, पुलिस अकाउंटेबल हो जाती है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे, उस कोर्ट उसको उस विक्टिम को जस्टिस पहुंचाए। इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और फिफ्थ क्या इम्पोर्टेंस है, क्राइम डिटरेंस। इससे क्या होता है, एफआईआर फाइलिंग करने से क्या होता है, ये लोगों को, जो ऑफेंस करने वाले लोग हैं उसको डिटर करता है, उनको डराता है कि वो आगे ऐसा ना करे, या चाहे वो ऑफेंस ना करे, क्योंकि एफआईआर हो जाएगा तो वो पनिशमेंट के भागी बन सकते हैं, पनिशेबल हो सकते हैं। इसीलिए एफआईआर एक प्रकार से क्राइम डिटरेंस में भी सपोर्ट करता है। सिक्स्थ इम्पोर्टेंस है कि एफआईआर होने के बाद ये एक स्टैटिस्टिकल इंसाइट हो जाता है, मतलब कौन सा क्राइम हुआ है, कब हुआ है, उसका डाटा बनाने के लिए एफआईआर होना ज़रूरी है। अगर एफआईआर ही रजिस्टर नहीं होगा तो क्राइम का डाटा ही नहीं पता चलेगा। तो इससे एक प्रकार का डाटा मौजूद होता है, और जिससे पॉलिसी मेकर्स को उस पर लॉ बनाने, पब्लिक सेफ्टी के स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प मिलता है। अब हम लोगों ने एफआईआर के स्टेप्स को भी जान लिया, रिफ्यूजल होगा तो क्या होगा वो भी जान लिया, इम्पोर्टेंस भी जान लिया। अब जानते हैं कि एफआईआर का एविडेंसरी वैल्यू क्या होता है। कोर्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसका एविडेंसरी वैल्यू होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इसीलिए एफआईआर को एविडेंसरी वैल्यू के साथ प्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। तो एफआईआर का एविडेंसरी वैल्यू क्या है वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो एफआईआर एक्चुअली में होता क्या है कि ये प्रोसीजर ऑफ अगेंस्ट क्राइम को इनिशिएट करता है, कि इन्वेस्टिगेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एफआईआर के बाद ये स्टार्ट होता है। तो एफआईआर को सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं माना जाता है वैसे, लेकिन कुछ केसेस में एफआईआर को सब्सटैंटिव भी मानते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि एफआईआर एक सिग्निफिकेंट एविडेंसी वैल्यू तो रखता ही है, लेकिन वो सब्सटैंटिव नहीं रखता है, मगर कुछ केसेस में वो रखता है। तो सबसे पहली बात इसको जानेंगे कि लीगल प्रोसीडिंग में इसका रोल क्या है एफआईआर का। ये एक फाउंडेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन है, मतलब एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन का फाउंडेशन पड़ता है, मतलब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का एक आधारशिला रखा जाता है। क्योंकि एफआईआर होगा उसके बाद पुलिस इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उससे पुलिस को मदद मिलेगी कि इस क्राइम में क्या हुआ है और क्या करना है, आगे का प्रोसेस इसके बाद पता चलता है। दूसरा क्या है इसका, कोरोबोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। एफआईआर होने के बाद क्या होता है, वैसे तो ये सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होता है, मगर इसको सब्सटैंटिव बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है, कोरोबोरेट किया जाता है, मतलब उससे मिलाया जाता है कि जो एफआईआर में कहा गया है वही सच में हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस दोनों को अगर मिलाने से जो बात आएगी उसको कोरोबोरेशन कहते हैं। तो दोनों पता चल जाता है कि दोनों बातें सही है, इसलिए कोरोबोरेट किया जाता है। कोरोबोरेशन कहाँ होता है, 157 ऑफ एविडेंस एक्ट में पहले होता था, लेकिन अब वो सेक्शन 160 ऑफ बीएसए में हो गया है। सेक्शन 160 ऑफ बीएसए, तो वहाँ पे कोरोबोरेशन होता है। और दूसरी बात, इसको कंट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। पहले तो मिलाया जाएगा, और दूसरी बात क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि एफआईआर में जो लिखवाया गया है जो इंसिडेंट के बारे में, वो सच में वो सही था या गलत था, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन का जो सेक्शन था, पहले सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस था, लेकिन अब वो 148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में चला गया है। तो 148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसको कंट्राडिक्ट किया जाएगा। किसको किया जाएगा, एफआईआर में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको कंट्राडिक्ट किया जाएगा। और ये टेस्टिफाई कौन करेगा, टेस्टिफाइड इन कोर्ट, कोर्ट इसको टेस्टिफाई करेगी। उसके बाद वो एफआईआर में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो सब्सटैंटिव हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि
लीगल प्रोसीडिंग में एविडेंसरी वैल्यू जो होता है एफआईआर का वो नॉन सब्सटैंटिव है, मतलब एफआईआर ही पूरी तरह से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं होता है। ये क्लैरिफाई द कॉन्टेक्स्ट इवेंट्स लीडिंग टू द क्राइम, ये सब्सटेंसिव नहीं होता है। एफआईआर कैन सपोर्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ आई विटनेस, जो आई विटनेस होगा उसकी क्रेडिबिलिटी को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए एफआईआर होता है, ये सब्सटेंटिव नहीं होता है। और सपोर्ट कैसे करेंगे? कोरोबोरेशन और कंट्राडिक्शन से करेंगे। कोरोबोरेशन किस में है? 160 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और कॉन्ट्राडिक्शन किस में है? 148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फोर्थ इसका क्या क्रूशियल रोल है? फोर्थ क्रूशियल रोल है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस फॉर सब्सटैंटिव एविडेंस इन सर्टेन केसेस एफआईआर में अटेंड सब्सटैंटिव ऑफेसेस। तो हमने जो पहले बोला था कि कुछ केसेस में ये सब्सटैंटिव स्टेटस रखता है, मतलब कि जो एफआईआर में बोल दिया गया है वही एक एविडेंशियल वैल्यू रखेगा, उसको कोर्ट मानेगी, वो सब्सटैंटिव हो गया। तो वो दो केसेस है, पहला है डाइंग डिक्लेरेशन और दूसरा इंजरीज इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? डाइंग डिक्लेरेशन होता है कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है उस समय जो स्टेटमेंट डिक्लेरेशन दिया जाता है वो मरने वाले व्यक्ति के द्वारा, उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। ये पहले सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में एविडेंस एक्ट में था, अब ये सेक्शन 26 क्लॉज ए में हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, 26A में चला गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। तो उस समय अगर कोई व्यक्ति मरता रहेगा तो उसके बाद उसको कोरोबोरेट कैसे किया जाएगा या कंट्राडिक्ट कैसे किया जाएगा? वो तो हो नहीं सकता है। इसलिए जो मरता हुआ व्यक्ति होता है उसके लास्ट जो स्टेटमेंट होते हैं, जिसको डिक्लेरेशन यहाँ पे बोला गया डाइंग डिक्लेरेशन, वो सब्सटैंटिव एविडेंस माना जाएगा एफआईआर में अगर वो लिखा जा रहा है तो। दूसरा है कि अगर पुलिस के प्रेजेंस में अगर इंजरी होता है, इंजरीज आर रिपोर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस वेयर, एफआईआर कैन बी सर्व्स एज सब्सटैंशियल एविडेंस। पुलिस के प्रेजेंस में अगर इंजरी हो रहा है तो उसको भी सब्सटैंशियल एविडेंस माना जाएगा। अब एविडेंसरी वैल्यू के रिगार्डिंग दो केस लॉज है। पहला केस लॉ है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, ये 1992 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कही थी? सुप्रीम कोर्ट कही थी कि एफआईआर के फाइलिंग में अगर कोई डिले होगा तो ये इनहेरेंटली डू नॉट डिसमिस द एविडेंशियल वैल्यू। अगर डिले हो रहा है एफआईआर करने में, देरी हो रही है, तो ये इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो इनहेरेंटली वो इसके एविडेंशियल वैल्यू को ही नहीं मानेगा, ऐसा नहीं होता है। सारा जो ईच केसेस मस्ट बी एवल्यूएटेड ऑन इट्स फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। सारे केसेस में उसके फैक्ट को देखा जाएगा कि क्या बात थी, क्या सर्कमस्टांसेस था, कैसा समय था कि वो एफआईआर नहीं दर्ज करवा पाया या डिले क्यों हुआ। वो हर केस पर डिपेंड करता है, उसके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। इसीलिए उसके एविडेंसरी वैल्यू को इनहेरेंटली डिसमिस नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो केस था पांडुरंग चंद्रकांत महात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें क्या बोली थी कोर्ट? दिस केस रेनफोर्स दैट एन एफआईआर इज नॉट एन एग्जिस्टिव बट मस्ट इंक्लूड रेलिवेंट डिटेल्स टू बी वैलिड। इसमें ये बोला गया था कि एफआईआर में जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो एग्जिस्टिव नहीं होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें जो डिटेल दिया गया है वो वैलिड होना चाहिए। एफआईआर फाइलिंग के केस में टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि टाइम का होना कितना ज़रूरी होता है एफआईआर में। टाइम पे ही क्या होता है, एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के इंटेग्रिटी डिपेंड करता है, ओवरऑल लीगल प्रोसीडिंग भी इसी पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी एफआईआर कर रहा है कोई और उसमें टाइम लग रहा है, जैसे कोई भी ऑफेंस हुआ और वो उस दिन उसका एफआईआर नहीं किया, 1 महीने के बाद उसका एफआईआर किया, तो उससे क्या होगा कि पुलिस इंटीग्रेशन पे सवाल उठ सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग पे सवाल उठ सकते हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है टाइमली एफआईआर रजिस्ट्रेशन का, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये एफआईआर टाइमली होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस होता है। प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन हेल्प्स सिक्योर द क्राइम सीन एंड प्रिवेंट्स एविडेंस फ्रॉम बीइंग टेम्पर्ड और विद और लॉस्ट
गुजरात हाई कोर्ट इन बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एम्फेसाइज द नेसेसिटी फॉर मेंटेनिंग द एविडेंस ट्रायल। इसमें क्या होगा कि अगर एफआईआर को अगर टाइमली अगर एफआईआर को फाइल करेंगे तो वो उससे क्या होता है, वो एविडेंस को प्रिजर्व कर लेता है टाइम रहते हुए। क्राइम सीन पर पुलिस जाएगी उसी समय उसको प्रिजर्व कर लेगी। इससे क्या होगा कि एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो टैम्पर नहीं होगा, उस मतलब एविडेंस अच्छी तरह से रखा जा सकता है। तो गुजरात हाई कोर्ट बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में बोली थी कि एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एफआईआर को ज़रूरत एफआईआर को अच्छी तरह से रखना ज़रूरी है। उसके एविडेंसी ट्रायल में उसका बहुत महत्व है। उसको टैम्पर नहीं होने देना चाहिए, उसको छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, अच्छे से प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंस है टाइमली का, विटनेस रिलायबिलिटी। अब विटनेस रिलायबिलिटी कैसे होगा कि डिलेज कैन लीड टू इनकन्सिस्टेंसी इन विटनेस टेस्टिमनी। अगर कोई भी एफआईआर होने में देरी हो रही है, इनकन्सिस्टेंसी हो रही है, तो विटनेस के टेस्टिमनी पर सवाल उठ सकता है। इसमें स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम किशन 2017 का केस है। इसमें कोर्ट क्या बोली थी कि टाइमली एफआईआर हेल्प्स मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ विटनेस अकाउंट। टाइमली अगर एफआईआर होता है तो वो विटनेस अकाउंट के एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, मतलब कोई सवाल नहीं उठा सकता विटनेस पे, विटनेस की रिलायबिलिटी हो रहेगी, उसके बातों को ध्यान से देखा जाएगा। फिर अगर वो वहीं पर विटनेस अगर एफआईआर देरी से हो रहा है, देरी से फाइल हो रहा है, तो लोग विटनेस पे सवाल उठाएंगे कि तुमने पहले क्यों नहीं एफआईआर फाइल करवाई, कोई कहानी तो नहीं बुन रहे थे, कॉन्कॉक्टेड विटनेस हो सकता है। तो ये सब हो सकता है, इसीलिए विटनेस की रिलायबिलिटी पर सवाल न उठे, इसीलिए टाइमली एफआईआर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तीसरा जो है क्रेडिबिलिटी कंसर्न हो सकता है कि एफआईआर जो किया गया उसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऐसी भी बातें उठाई जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उस अगर एफआईआर टाइमली फाइल कर लिया जाएगा तो पुलिस भी इफ़िशिएंटली उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अगर उसमें देरी हुआ तो एविडेंस पे सस्पेक्शन हो सकता है कि ये कुछ गलत तो है, दाल में कुछ काला है। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए एफआईआर का टाइमली होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होगा। पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होगा अगर एफआईआर को टाइमली रजिस्टर किया जाएगा तो पब्लिक ट्रस्ट और लॉ को इन्फोर्स कराने में आसानी होगी। प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जा सकता है उसके बाद जस्टिस पाने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एफआईआर से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2012 का केस है। इसमें क्या बोला गया था कि एफआईआर को रजिस्टर करना मैंडेटरी किया गया था। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या गाइडलाइन दिया गया, की इन्फ्लुएंसेस क्या था इस केस में दिया गया था। तो 2012 का केस है, तो इसका पहला जो की इन्फ्लुएंस था कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इसके बाद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस मस्ट रजिस्टर द एफआईआर विदाउट कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो इसमें क्या हुआ कि इस जजमेंट के बाद कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है तो उसमें क्या करेगी पुलिस को मस्ट यहाँ बोला गया है कि पुलिस को ज़रूर से ज़रूर उस एफआईआर को रजिस्टर करना चाहिए बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के। दिस डिसीजन एलिमिनेटेड द पुलिस डिस्क्रिशन इन रजिस्टरिंग एफआईआर इंश्योरिंग विक्टिम्स हैव इमीडिएट एक्सेस टू जस्टिस। अब इससे क्या हुआ कि पुलिस जो पहले रिफ्यूज़ कर देती थी वो पावर या मिसयूज ऑफ पावर बोल सकते हैं उसको, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन में पता चल रहा है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस ज़रूर उसको रजिस्टर करेगी बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के। इससे क्या होगा, विक्टिम को जस्टिस पाने में आसानी होगी। दूसरी जो पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स राइट।
इससे क्या होगा कि विक्टिम के जो राइट हैं उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, जैसा कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का जो बारे में बात बोला गया है। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा, जिससे उसको लॉ इन्फोर्समेंट करने में और विक्टिम को जस्टिस पाने में आसानी होगी। पहले क्या होता था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पे मिसयूज ऑफ पावर किया जाता था पुलिस के द्वारा और एफआईआर रजिस्टर नहीं करते थे, तो इससे जस्टिस मिलने में आसानी नहीं होती थी या जस्टिस मिल ही नहीं पाता था कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम कह सकते हैं हम उनको। अकाउंटेबिलिटी इन पॉलिसिंग। अब एफआईआर रजिस्टर होने के बाद क्या होता है कि वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो डॉक्यूमेंट बन जाने के बाद वो क्या होगा, अकाउंटेबल हो जाएगा पुलिस। अब वो छुपा नहीं सकता है कोई भी मैटर को, वो रजिस्टर कर लिया गया है एक डॉक्यूमेंट में, तो उसके बाद पुलिस क्या होगी, अकाउंटेबल हो जाएगी। उसके बाद पुलिस कोई भी प्रकार का नेग्लिजेंस या रिफ्यूजल टू रजिस्टर कंप्लेंट नहीं कर पाएगी। फोर्थ पॉइंट है जुडिशियल ओवरसाइट। The case underscored the need for judicial oversight in the FIR process, allowing victims to seek redress to police fail to register their complaint. The mechanism aims to prevent abuse and ensure adherence to legal protocols. अब क्या होगा, अगर पुलिस एफआईआर को रजिस्टर करने में रिफ्यूज़ कर देती है, एब्यूज़ करके भगा देती है, तो उसमें क्या होगा कि अब जजेस उसका एक्शन लेंगे। तो उसमें पहले भी दिया गया था कि आपको पुलिस स्टेशन से रिफ्यूज़ल मिला तो एसपी के पास जाइए, एसपी अगर फेल हो जा रहे हैं तो मजिस्ट्रेट के पास जाइए, तो वही यहाँ पे जुडिशियल ओवरसाइट इसमें आ जाएगा। फिफ्थ है सिस्टमेटिक रिफॉर्म। द जजमेंट हाईलाइटेड द नेसेसिटी ऑफ सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स विद इन द पुलिस डिपार्टमेंट टू हैंडल द इंक्रीज्ड ओवरलोडिंग रिजल्टिंग फ्रॉम मैंडेटरी एफआईआर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट प्रैक्टिसेस। अब क्या होगा, अब इस जजमेंट के बाद क्या हुआ कि जो वर्कलोड बढ़ गया था उसका भी निदान किया जाने का, रिफॉर्म करने के बारे में बताया गया है इस जजमेंट में। लेकिन इसका एक्सेप्शन में है कि हर केस में एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, ये भी इस जजमेंट में बता दिया गया। नहीं तो ऐसा होता कि हर केस में बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के एफआईआर रजिस्टर होने लगता। तो ये कौन कौन से केसेज है जिसमें नहीं होता है बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के। पहला तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स क्या होता है कि शादी से रिलेटेड जितना भी डिस्प्यूट होते हैं उस केसेस में बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के एफआईआर नहीं होगा। फैमिली और मैट्रिमोनियल इशू में रिक्वायर a preliminary inquiry to assess the situation before proceeding with an FIR। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। दूसरा है कॉमर्शियल ऑफेंसेस में डिस्प्यूट रिलेटेड टू कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन कैन बी सब्जेक्ट टू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो कॉमर्शियल ऑफेंसेस में भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद ही एफआईआर किया जाएगा। तीसरा है मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में। मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का होना जरूरी है। फोर्थ है करप्शन केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज आर परमिसिबल इन केस वेयर करप्शन इज अलीज्ड, अलाउइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द एलिगेशन। करप्शन में क्या होता है कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी, इससे क्या होगा कि वेरीफाई करेगा कि वो एलिगेशन सही है या गलत। ऐसे तो किसी भी पब्लिक ऑफिसर पे कोई भी एफआईआर करवा सकता है, फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे और पब्लिक ऑफिसर प्रॉब्लम में आएंगे तो लोगों का काम में भी बाधा पहुंचेगी, इसीलिए पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है। और फिफ्थ बोला गया है कि अगर कहीं पर भी एफआईआर फाइल करने में डिले किया जा रहा है जो कि एबनॉर्मल डिले है, वैसे 3 मंथ से ऊपर का अगर डिले किया जाता है एफआईआर रिपोर्ट करने में, उस केसेस में भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जाएगा उस सर्कमस्टांसेस को देखने के लिए कि किस कारण से ये एबनॉर्मल डिले हुआ है। और इस जजमेंट से क्या गाइडलाइन मिला कि ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज लिमिटेड टू असर्टनिंग वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड एंड नॉट टू वेरीफाई द वेरासिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या हो गया कि
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो होगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करने के लिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है, या वो इन्फॉर्मेशन में क्या सच्चाई है, इसको चेक करने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जाएगा। लिमिटेड टू द असर्टनिंग, उसी को मतलब ये दोनों चीज़ें, कॉग्निजेबल ऑफेंस को असर्टन करने के लिए और दूसरा वेरासिटी चेक करने के लिए, इन दोनों कार्यों के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जाएगा। द इंक्वायरी शुड बी टाइम बाउंड आइडली नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, और इसमें टाइम भी बाउंड कर दिया गया कि इंक्वायरी जो होगा 7 दिनों से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे, टाइम बाउंड कर दिया गया था इस जजमेंट में। ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन जनरल डायरी ऑफ द पुलिस स्टेशन, और जितने भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको जनरल डायरी जो होता है पुलिस स्टेशन का उसमें रिकॉर्ड करना मैंडेटरी कर दिया गया था। अब हम लोग अदर जो जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट एफआईआर से रिलेटेड है, उसको भी ब्रीफ में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछ सकता है। तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या बोला गया था कि इस्टेब्लिश दैट पुलिस मस्ट रजिस्टर एन एफआईआर इन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस allowing preliminary inquiry in specific cases but emphasizing accountability for non-registration। तो ये हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, किससे क्या हुआ कि एफआईआर मैंडेटरी कर दिया गया था कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और कुछ स्पेसिफिक केसेस में उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ही एफआईआर करने का दिया गया था। वो केसेस कौन कौन से थे? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट थे, कॉमर्शियल डिस्प्यूट थे, मेडिकल नेग्लिजेंस थे, जहाँ पर डिले हो रहा था वो वाले केस थे, एबनॉर्मल डिले जो केस थे, और करप्शन केसेस जो केस थे। इस सारे केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद एफआईआर करने के बारे में बताया गया था। दूसरा क्या है? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। इसमें क्या हुआ था कि आउटलाइन गाइडलाइंस फॉर क्वाइसिंग एफआईआर इन्फोर्सिंग द नीड फॉर प्रॉपर लीगल प्रोसेस। इसमें एफआईआर को कैसे क्वाइस किया जाएगा उसके बारे में गाइडलाइन बताया गया था। किसमें बताया गया था? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल में। तीसरा जो लैंडमार्क केस है, रमेश कुमार वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली 2006 का केस है। इसमें क्या गया था कि रिटरेटेड द मैंडेटरी नेचर ऑफ एफआईआर रजिस्ट्रेशन एम्फेसाइजिंग पुलिस ड्यूटी टू रजिस्टर बिफोर इन्वेस्टिगेशन। इसमें वही एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी कर दिया गया था, जिससे इन्वेस्टिगेशन से पहले पुलिस की ये ड्यूटी है कि एफआईआर रजिस्टर करे। फोर्थ लैंडमार्क केसेस क्या था? ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें रूल दैट ओनली वन एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड फॉर अ सिंगल ऑफेंस टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस। इसमें बोला गया था कि इसमें ज्ञान सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 2012 का केस है। इसमें बोला गया था कि सिंगल ऑफेंस अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ पर एक ही एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ऑफेंस के लिए बहुत सारे एफआईआर कर दिया जाए, इससे क्या होगा? एब्यूज ऑफ प्रोसेस हो जाता है। एक ही ऑफेंस के लिए हर जगह एफआईआर कीजिएगा तो एब्यूज ऑफ प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए एक ऑफेंस के लिए, सिंगल ऑफेंस के लिए एक एफआईआर। ये किस केस में कहा गया था? ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 2012 का केस है। फिफ्थ लैंडमार्क केस है सुरेंद्र कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 का केस है। इसमें क्या बोला गया था कि मल्टीपल एफआईआर्स कैन बी रजिस्टर्ड फॉर डिफरेंट इंसिडेंट विद इन द सेम ट्रांजेक्शन। अगर डिफरेंट इंसिडेंट हो रहा है एक ही ट्रांजेक्शन में, जैसे अगर कोई बच्चा किडनैप किया, किडनैप करने के बाद उसको मारा, मारने के बाद वो बच्चा मर गया, तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट इंसिडेंट हो रहा है लेकिन सेम ट्रांजेक्शन में। किडनैप किया पहले, किडनैप करने के बाद उसको मारा, मतलब ग्रीवियस हर्ट किया, और ग्रीवियस हर्ट के बाद वो मर गया, तो हर इंसिडेंट के लिए अलग अलग एफआईआर किया जा सकता है। शिव शंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार नेक्स्ट लैंडमार्क केसेस है। शिव शंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2019 का है। इसमें क्या असर्ट किया गया था कि नो प्रायर परमिशन इज नीडेड टू रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट
हाई रैंकिंग ऑफिशियल अपहोल्डिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें शिवशंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2019 का केस है। इसमें बोला गया कि अगर किसी हाई ऑफिशियल रैंकिंग ऑफिसर के खिलाफ भी अगर एफआईआर करते हैं तो उसके लिए प्रायर परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे लोग चाहे हाई ऑफिशियल्स हो या कॉमन पीपल हो, वो सब लोग लॉ के बिफोर इक्वल है, इक्वल बिफोर लॉ है। इसीलिए उसको इक्वलिटी बिफोर लॉ ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसके लिए उसके लिए कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी हाई ऑफिशियल से, उसको खिलाफ एफआईआर किया जा सकता है, जिससे क्या हो सके कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है उसको अपहोल्ड किया जा सके। सेवेंथ लैंडमार्क जजमेंट क्या है? द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रामुलू। पुनाती रामुलू, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रामुलू 1994 का केस है। इसमें क्या बोला गया था कि एड्रेस द वैलिडिटी ऑफ डिलेज एफआईआर स्टेटिंग दैट रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लेनेशन फॉर डिले शुड बी कंसिडर्ड। मतलब इसमें अगर कोई भी एफआईआर करने में डिले किया जा रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल एक्सप्लेनेशन होगा कि क्यों किया हुआ ये डिले। अगर वो रीजनेबल पाया गया है तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि हाँ सही में ये कारण हो सकता है एफआईआर के डिले होने में, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अब ये जो पार्ट है ये लॉ स्टूडेंट एंड कॉमन पीपल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं और आप किसी भी तरह की गलती ना करें, वो भी आप इस पेज से जान सकते हैं कि क्या क्या रेमेडीज़ है अगर आपके खिलाफ़ फॉल्स एफआईआर हो जाएगा तो, और फॉल्स एफआईआर करने पे क्या सज़ा होगी वो भी इसमें जानेंगे। तो पहला है, अगर आप पे कोई भी गलत एफआईआर कर दे रहा है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि एंटीसिपेटरी बेल आप फाइल कीजिएगा। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में 438 में सीआरपीसी में दिया गया था, जो कि अब 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, 482 ऑफ BNSS। तो उसमें अब क्या होगा, एंटीसिपेटरी बेल कर लेंगे। अगर एंटीसिपेटरी बेल अगर फाइल करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप गलती से कोई अगर एफआईआर किया हुआ है, गलत एफआईआर किया गया है तो और आपको आशंका है कि आप अरेस्ट हो सकते हैं, तो उससे बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल करवाएंगे। दूसरा जो है रेमेडीज क्या है, क्वेशिंग द एफआईआर। इसमें क्या होता है, ये सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया था, लेकिन अब 528 ऑफ बीएनएसएस हो गया है। 528 ऑफ बीएनएसएस में क्वेशिंग ऑफ एफआईआर है कि एफआईआर को ही रद्द करवा देंगे। कहाँ से करवाएंगे? हाई कोर्ट से। अगर कोई भी एफआईआर किया गया है जो मेलिशियस है, बेसलेस है, मतलब उसमें कोई रीज़न नहीं है, कोई उसका एविडेंस नहीं है, बेसलेस है पूरी तरह से, जो आपको झूठा केस में फंसाना चाह रहा है, मेलिशियस है, तो उस केस में आप क्या करिएगा कि हाई कोर्ट जाइएगा और वहाँ से एफआईआर को क्वैश करवा दीजिएगा। किस सेक्शन में? 528 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तीसरा जो रेमेडीज है, आप रिट पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। रिट पिटीशन के बारे में 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। 226 हाई कोर्ट में होता है, 32 सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो इसमें क्या आप वहाँ जाके चैलेंज कर सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉल्स एफआईआर के अगेंस्ट में। अब तो यहाँ पे बचने का ये बता दिया गया था। अब एक्शन क्या ले सकते हैं, जो एफआईआर कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन क्या ले सकते हैं, ये 2 पॉइंट है। तो पहला कि सिविल सूट और डिफेमेशन। अगर कोई भी आपके खिलाफ गलत एफआईआर डाल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सिविल सूट डाल दीजिएगा डिफेमेशन का, मानहानि का। तो मानहानि करके आप बताइएगा कि ये हमको हार्म पहुंचा रहा है, रेपुटेशन को कर रहा है ये, क्योंकि ये गलत एलिगेशन लगा रहा है, तो ये सिविल सूट आप डिफेमेशन का फाइल कर सकते हैं। फिफ्थ है कि अगर जो कोई फॉल्स एफआईआर कर रहा है तो फॉल्स एफआईआर अगर करेगा, कोई गलत एफआईआर करता है तो वो सेक्शन 182 जो आईपीसी का था अब तो 217 ऑफ भारतीय न्याय संहिता हो गया है, और 211 ऑफ आईपीसी था जो कि 248 ऑफ भारतीय न्याय संहिता हो गया है। मतलब अब नया वाला याद रखेंगे, 217 भारतीय न्याय संहिता, 248 भारतीय न्याय संहिता, 217 एंड 248 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में उसको फॉल्स क्लेम के लिए
उसको चार्ज करके जो फॉल्स एफआईआर कर रहा है उसके खिलाफ आप ये चार्ज लगा सकते हैं और उसको पनिशमेंट दिला सकते हैं। तो इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।